फ्यूज जब भी कनेक्ट होना नेक्स्ट टाइम से लैपटॉप के साथ कनेक्ट होना। प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे? हाँ अभी सर, तो हाँ। फोन से कनेक्ट हो रहे हो, कल को फिर कहोगे कि प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। अभी प्रॉब्लम आएगी तो मैं लाइव प्रेजेंट करके सॉल्व हो जाती, लेकिन अब वही कल को करोगे परसों करोगे तो वो चीज़ें नहीं सॉल्व होने वाली। नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम? सो फिर वो तो सो रही है इसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नेटवर्क इशू चल रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कोई नहीं, बताता हूँ। ठीक है। हाँ, स्क्रीन विजुअल है ना? विजिबल है। ओके, देन स्टार्ट। जैसे कि ये हमारे पास एक एमसीसी भी है। मामा हॉटस्पॉट चालू कर दो। ये हमारे घर में एक एमसीसी भी लगा होगा, इस तरह का बॉक्स होगा जहाँ से हम नीचे के साइड में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती है। इस तरह से हमारा कुछ कनेक्शन होता है। इस तरह से हमारे घर में एक ब्रेकर होता है। इस ब्रेकर की रेटिंग कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एमसीसी भी क्या होता है, एक तरह का ब्रेकर की तरह वर्क करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू आ रही है, आपकी सर्किट क्लोज है, यानी आपकी सर्किट अभी क्लोज है। जब आप करंट, आपका घर में पूरी लाइटें जल रही है, लेकिन जब आप इसको ऑफ कर देते हो तो आपकी सर्किट क्या होती है, ओपन हो जाती है, यानी सर, वो एक चीज इसमें समझ में नहीं आ रही। क्या। हेलो। ये डिजाइन इंजीनियर, चलिए डिजाइन करके ऊपर का दे देगा मॉड्यूल वगैरह कैसे लगाना है, ये सारी चीजें। इसके बाद इसका कैलकुलेशन भी वो देगा कि कौन सा इन्वर्टर लगाना है, कौन से मॉड्यूल लेना है। तो आपने जो मॉडल लगा रहे हो ना, ये ड्राफ्टिंग का काम है, आपका कैलक इंजीनियर का काम नहीं है। आप सिर्फ अगर सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर सिर्फ ड्राफ्ट्समैन का काम होता है, इंजीनियर का काम नहीं होता। इंजीनियर का काम होता है सारी कैलकुलेशन निकालना, सब कुछ फाइंड आउट करना, देन उसके बाद वो ड्राफ्टिंग हम्म। के कन्वर्ट करना। अगर आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है तो आप सॉफ्टवेयर सीख लो, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको सिर्फ लाइन बनानी है, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन उस हम्म। लाइन के पीछे क्या लॉजिक है वो एक इंजीनियर आपको कमांड देगा, फिर आपके ऊपर फिर इंजीनियर और, वर्किंग करेगा। अदरवाइज आपको दोनों चीज़ें और सीखनी है तो आपको फिर किसी भी जॉब में आप कंफर्टेबल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप हमेशा प्रेशर अच्छा, में काम मतलब करोगे। ये साइट इंजीनियर का काम ये है ना? साइट इंजीनियर का नहीं, डिजाइन इंजीनियर का भाई। अच्छा। साइट इंजीनियर क्या होते हैं पता है? साइट इंजीनियर होते हैं, जब हमारा हम्म। डिजाइन बन के रेडी हो जाता है तो साइट पे जाके वो उनका काम होता है कि जहाँ पर एसएलडी जो होती है, जो जैसा हमने हम्म। मॉडल लगवाया है, उस लोकेशन पे मॉडल उस तरीके से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। जहाँ हमने हम्म। टर्मिनेशन कहा है वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो होता है साइट इंजीनियर काम साइट पे। डिजाइन हम्म। इंजीनियर का काम होता है उसको डिजाइन बनाना, जो भी इनपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको फिजिबल डिजाइन बना के क्लाइंट को सबमिट करना और अप्रूवल एज लेके। कम्पेयर टू साइट अप्रूव इंजीनियर सर, ये डिजाइन इंजीनियर का ज्यादा पे रहता होगा। यार पे तो पहले सीख तो ले यार, पे के डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। पहले पे ले भाई तो। सीख तो ले भाई पहले यार, पे की स्टार्टिंग पहले लग रहना। कितने महीने हो गए हम्म। पे लेते लेते, अभी तक कितना महीना पे आ गया भाई। सीखने के बाद उसका टेंशन नहीं रहती कि पे मिले ना मिले, सीखने के बाद बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट इतना आ जाता है ना कि उसको पे की जरूरत नहीं होती, कहीं ना कहीं वो अपने आप इंटरव्यू दे के कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाता है। सबसे ज़्यादा होता है जिसका जितना कॉन्फिडेंट होता है उस चीज़ में, उतना ज़्यादा उसको डिमांड होती है। कॉन्फिडेंट लाओ अपने अंदर कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। हम्म। पे तो यार हर कोई कर लेगा, पे ड्राफ्ट के ऑटो कैड सीखने वाला पता है कितने कितने लाख कमाते हैं। हम्म। ऑटो कैड खाली सीख लो वही बहुत है, अच्छा। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो। अदरवाइज इंजीनियर की पोस्ट चाहिए आपको, एक डेजिनेशन चाहिए, एक प्रोफाइल चाहिए कि हाँ मेरे मतलब आप उसको कमांड दो और वो आपके नीचे काम करे, तो वो एक उसमें आपको हम्म। टाइम थोड़ा करना पड़ेगा इन्वेस्ट। पे के चक्कर में पड़ोगे तो वो कहीं नहीं रह पाओगे। पे तो ड्राफ्ट से में करवा कमा रहे, लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, एक्सपीरियंस है हम्म। उनको इन चीज़ का। हाँ, क्या कहते हैं, इस तरह से हमारे एक एमसीसी भी होता है जहाँ से हमारा ग्रिड, एक साइड हमारा ग्रिड का कनेक्शन होता है और ऊपर से हमारा घर की तरफ हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम इस एमसीसी भी को उठा देते हैं यानी ऑफ कर देते हैं तो ये क्या होता है, हमारा सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है। जब हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा तो फिर हमारा जो जो कंटिन्यूसली हमारा इस वायर से
इस केबल से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, कट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे घर में सारी तरफ की इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाता बंद हो जाती है। इसी ब्रेकर साइज को हम कहते हैं कि एक तरह से एलटी पैनल रूम होता है, एलटी पैनल होता है। यानी अगर आप छोटा, आपका घर में सिंगल फेस कनेक्शन है तो उसमें आपका छोटा सा बॉक्स लगा होगा। लेकिन यही अगर बड़े लेवल पे जाते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनियों में जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से पूरा ये एलटी पैनल बॉक्स होता है। इसको कहते हैं एलटी पैनल बॉक्स। नोट नोट करते रहना अपने पास, कुछ क्या अगर आपके पास नोट है तो। हमारे घरों में जो लगता है उसे तो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसे एमसीसीबी बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कुछ भी कह देते हैं। लेकिन यही काम अगर हम, वही जो हमारा पैनल होता है सेम वर्क होता है उसका, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होता है उसमें इस तरह का कुछ एक ब्रेकर लगा रहता है, जहाँ से हमारी इस टाइप का कुछ हमारा होता है, जिसे हम एलटी पैनल कहते हैं, लो टेंशन। ये रहा ना हमारा, जैसे लिखा है ये एलटी पैनल, लो टेंशन पैनल होता है, जिसमें से लो वोल्टेज का जो भी टर्मिनेशन होता है वहाँ से होता है। हमारे घर में छोटा पावर चाहिए, कम रिक्वायरमेंट है, 1-2 किलोवाट का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमारे घर में छोटा बॉक्स लगा रहता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में 800 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, इस टाइप के हमारी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, अपने को बड़ा बॉक्स डिजाइन करना होता है। दोनों का फंक्शन सेम है। अगर यहाँ से आप इधर से ट्रिप कर दोगे तो आपकी आगे इलेक्ट्रिसिटी फॉरवर्ड नहीं होगी, यानी आपकी सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट पता है ना क्या होता है? यस सर। अगर सर्किट क्लोज है तो हमारे घर में लाइट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और ओपन सर्किट है तो हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। कंफर्म? हाँ सर। सोच लो एक बार। सुबोध, कुछ हाँ सर। पॉइंट्स है? सर मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ओपन सर्किट मतलब मैं ऑटो कैड शेयर कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा बेटर सर्किट है। ओपन है ना सर, तो वो तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी करंट की। अगर ओपन है तो फिर नहीं आएगी ना। हाँ, और क्लोज है तो जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूटी जस्ट, बनी रहेगी। यस, क्लोज है यानी हमारा सर्किट चारों तरफ से क्लोज है। तो अब उस चारों हम्म। तरफ से क्लोज है तो हमारा करंट इजीली फ्लो करेगा। लेकिन जहाँ हम्म। हमारा सर्किट ओपन हो गया वहाँ से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, यानी हमारा वो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको ब्रेकर के थ्रू उसको हम ब्रेक करते हैं। यानी एमसीसी भी एक तरह का कुछ डिवाइस होता है जिसे हम ब्रेकर की तरह यूज़ करते हैं, यानी सर्किट को ओपन करने के लिए हम एक एम्स ब्रेकर का यूज़ करते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के ब्रेकर होते हैं, एक एमसीबी होता है, एक एमसीसीबी होता है, एक एसीबी होता है, एक वीसीबी होता है। ये सारे हमारे ब्रेकर की तरह वर्किंग करते हैं। स्विचिंग डिवाइस भी है सर ये। ये सारे एक तरह से स्विचिंग डिवाइस है, जिससे कि हमें सर्किट ब्रेक करने में इजीली हमारे अपने अकॉर्डिंग सर्किट को काम, जैसे कि अभी हमारा एक ये तो वो सर्किट, सर, दूसरा दूसरा फॉल्ट में भी सर ये ऑटो मतलब वो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एमसीसीबी लगा दिया, ठीक है। ये हमारा एमसीसीबी का सिंबल है, एग्जाम्पल। ये हमारा करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से इजीली फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारा सर्किट क्या है, क्लोज है। करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ इजीली जा रहा है। अभी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एमसीसीबी लगा दिया। करंट यहाँ से आया, यहाँ गया, लेकिन जहाँ हमने एक एमसीसीबी लगा दिया, यानी सर्किट हमने क्या कर दी, ओपन कर दी। ओपन कर दी तो यहाँ पे करंट अब फ्लो होना बंद हो गया। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं एक तरह से स्विचिंग डिवाइस कहते हैं। स्विचिंग डिवाइस, स्विच जो एमसीसीबी होता है अगर स्विच की तरह काम करता है, यानी सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना। और एक और होता है कि अगर इसमें किसी तरह का कोई शॉर्ट होता है, जैसे कि आपस में आगे जाके कहीं जो हमारी वायर होती हैं पॉजिटिव वाली आपस में दो तार टच हो जाती है, नेगेटिव वाली आपस में तार टच हो जाएंगी, तो उस तरह से हमारा एक सर्किट शॉर्ट हो जाता है। देखा होगा कि जब भी हमारा बल्ब कभी फ्यूज हो जाता है, क्यों होता है, उसमें जो हमारी वायर होती है वो आपस में चिपक जाती है। जब आपस में चिपक जाएंगे तो एक तरह से हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब भी ब्रेक हो जाएगा। जब भी शॉर्ट होगा तो हमारा करंट क्या करेगा, करंट हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां से उसको कम टाइम लगे ट्रैवलिंग करने में। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से फ्लो करता है। जैसे कि आपका ये सर्किट है अभी, ठीक है। आपका एक यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो करंट आपका पहले इस यहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा या नीचे की साइड में जाएगा, बताओ। करंट पहले यहाँ पे नीचे जाएगा। यहाँ जाएगा या इस साइड जाएगा, नीचे वाले नी- डायरेक्शन में जाएगा?
नीचे वाले में क्यों, क्या रीजन है? शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढेगा ना सर। करंट हमेशा ग्राउंड मतलब ऐसा रास्ता ढूंढता है जो उससे कम टाइम लगे ट्रैवलिंग करने में। तो यहाँ पे करंट ना जाके यहाँ पे हमारा करंट कहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो ग्राउंड होना में। स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लंबा टाइम लग रहा है ट्रैवलिंग करने में, लेकिन यहाँ पे इसको कम टाइम लग रहा है। तो जो अगर यहाँ से हमारा मान लो 100 एम्पियर करंट यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ से हमारा 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा है अराउंड 80 पर एम्पियर हमारा करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा, और जो बचा हुआ 20 एम्पियर करंट है वो कहाँ जाएगा, इस वाले रास्ते में जाएगा। समझ गए? यानी करंट हमारा क्या होगा, डिवाइड हो गया। एक रास्ता ये ढूंढ लिया, एक रास्ता ये ढूंढ लिया। जो करंट हमारे इजिली यहाँ से पास हो जाएंगे तो वो करंट यहाँ पे नहीं फ्लो करेंगे। अगर जो करंट हमारे नहीं पास हो रहे वो यहाँ पे जाके इस वाले सर्किट में जाके आगे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा करंट है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है फ्लो होने का, देखता है कि हमारा उसको कम से कम छोटा रास्ता कौन सा मिल जाए। तो इस जो हमारा एमसीसीबी होता है उसका क्या वर्क, जो अगर हमारा जैसे कि मैंने बल्ब का बताया था एग्जांपल देके, कि जैसे बल्ब हमारा शॉर्ट हो जाता है तो यानी उसमें क्या होता है, करंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, उसको कोई क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है उसको, कि इजीली वो सर्किट से फ्लो हो जाए। लेकिन तब आपके जब बल्ब में दो पॉजिटिव रहेंगे, दो फेस वायर जोड़ेंगे, तो आपका बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, फिर दो फेज वायर। दो फेस वायर है, दोनों में अपने आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? ये कभी एक्सपेरिमेंट देखा है, घर पे किया है, कुछ आइडिया है? ये आपका बल्ब है, जब आप यहाँ से दोनों तरफ से हमारा करंट फ्लो करेगा तो ये सर्किट क्लोज हुई कि ओपन रही? पीयूष बताओ, सुबोध हम्म। कुछ आइडिया है? क्या सर? जब दोनों साइड से हमारा करंट फ्लो होगा तो बल्ब हमारा जलेगा कि बंद रहेगा? बंद रहेगा। क्यों, क्या रीजन है? सर दोनों तरफ से करंट आएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन रीजन क्या है? रीजन ये है सर, एक पाथ नहीं मिलेगा ना सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल और फेस। यानी एक साइड से हमारा डेफिनेटली। क्या कहते हैं, एक साइड से अगर हमारा पॉजिटिव फेस आ रहा है तो एक साइड से हमारा वो पास हाँ। होना चाहिए। यानी उसको हाँ, नेगेटिव एक तरफ से न्यूट्रल मिलेगा तभी जाके वो हमारा सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज होगा। जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तभी जाके हमारा जो भी बल्ब अप्लायंसेस है वो जलेगा। वर्क करेगा, यानी वो चलेगा। अगर दोनों तरफ से हमारा क्या कहते हैं करंट जा रहा है, दोनों तरफ से हमारा फेस वायर में अगर करंट आ रहा है, कोई इसमें अगर न्यूट्रल नहीं है ऐड, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि इसको सर्किट ओपन रह जाती है, यानी इसको जाने का करंट इसके अंदर जा तो रहा है लेकिन इसको यहाँ से पास नहीं हो रहा करंट, इसके यहाँ से पास नहीं हो रहा है यहाँ से कहीं से। जब बल्ब नहीं। इसके अंदर से जब करंट पास नहीं होगा, दोनों तरफ से फेस वायर जाएगी, तो हमारा बल्ब क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब वो जलेगा नहीं। और जब तक आप उसको ग्राउंडेड या पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो आपका सर्किट ओपन है। हाँ, जब पॉजिटिव आपका वही तो सर, सर्किट ओपन सर्किट ओपन ही है तो आपका कोई भी चीज़ जब ओपन रहेगी तो वो चीज़ें सर्किट क्लोज नहीं होगी, तो वो चीज़ें आपकी वर्क नहीं करेगी। नहीं चलेगी। यस, मेरा कहने का वही मतलब है, जब भी सर्किट क्लोज होना होता है तो एक तरफ से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एक तरफ से हमारा वो चीज़ें ग्राउंडेड भी होनी चाहिए, अर्थिंग भी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तो आपका जो भी चीज़ है अप्लायंसेस है वो चीज़ें वर्क नहीं करती। एक तरफ से करंट आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो दूसरी तरफ से हमारा नेगेटिव मिलेगा, तभी जाके हमारा वो सर्किट सर्किट होती है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल का पार्ट था थोड़ा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट की तरफ से हमारे पास कोई एग्जांपल कि कोई एक लोकेशन आ गई कि आपके
एक लोकेशन है, उसके ऊपर आपको सोलर प्लांट डिजाइन करना है। सुबोध इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ठीक है। ये मेरी क्लास हुआ है कि जो हमने पीछे वाली क्लास में मिस कर दी थी। आप ऑटोकैड है तो कंटिन्यूसली जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आप फॉलो अप करते रहिए। क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक लोकेशन एक्स वाई जेड, अपने घर भी ले लो, आपको अपने घर का टॉप व्यू देखना है। गूगल अर्थ डाउनलोड कर लेना सिस्टम में। गूगल अर्थ से यहाँ पे कुछ भी डाउन अपना एक लोकेशन सर्च कर लेना, लैट लॉन्ग जो भी कुछ है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, कोई भी एक बिल्डिंग फाइंड आउट कर लेना। जैसे कि ये ऑलरेडी देखो टॉप व्यू दिख रहा है हमारे यहाँ पे, सोलर लगा पड़ा है ये सोलर पैनल। एक कोई सी भी बिल्डिंग रैंडम से ले लेना जिसपे आपको सोलर पैनल कोई ना लगा हो। जैसा कि मैं ये ले लेता हूँ, इसमें काफ़ी ऑब्स्टकल्स है, कुछ सिंपल सा ले लेता हूँ ताकि समझ आए। ये देख रहे हो सारा सोलर पैनल हमारे छतों के ऊपर ऑलरेडी लगा पड़ा है। तो आने वाला टाइम पूरा सोलर ही है। सोलर एक ऐसी फील्ड है कि जो आपकी फ्यूचर को अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि इसकी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतना डिमांड है कि आप पूछो बाकी और फील्ड से 10 टाइम्स ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में। हर घर के ऊपर देखो सोलर पैनल मिल रहा है। जस्ट एग्जांपल। अरे हाँ सुबोध बताओ। हेलो, हाँ हाँ बताओ सुबोध। वॉइस नहीं आ रही क्या? क्या चीज? आ रही है, आ रही है। कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को एक लोकेशन कोई सी भी क्लाइंट की तरफ से अगर इनपुट आता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने को गूगल अर्थ से कोई भी एक लोकेशन फाइंड आउट कर लेनी है। मैंने लोकेशन फाइंड आउट कर ली, मेरे को इस वाले छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना है। ये मेरे को रूफ मिल गया है, क्लाइंट ने मुझे भेज एग्जांपल के लिए कि क्लाइंट ने मुझे ये लोकेशन बताई है, ये क्लाइंट की लोकेशन है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, सोलर पैनल लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार चेक करूँगा कि ये रूफ की हाइट वाइट कितनी, कुछ एक कितने फ्लोर की रूफ है, ये बिल्डिंग की जो हाइट है कितनी है, कितने फ्लोर की है, तो मैं इसको 3D में मूव करके चेक कर सकता हूँ। इसको आप स्क्रॉल बटन होता है बीच वाला माउस का, उसको आप प्रेस करके 360 में मूव करके देख सकते हो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत एक एस्टिमेट आइडिया लग जाए। तो जो मेरी बिल्डिंग की हाइट है अराउंड 8 से 9 मीटर के आसपास लग रहा है मुझे। मतलब ये 3 फ्लोर की है, 1 2 3, 3 फ्लोर की है या 4 फ्लोर की हो सकती है। 3 या 4 फ्लोर की होती है तो एक बिल्डिंग जो होती है हमारी 3 मीटर की होती है, तो 4 मीटर 4 फ्लोर की होगी तो हमारी कितनी हो जाएगी ये बिल्डिंग। अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और एक फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट 3 मीटर होती है तो 12 मीटर। एस्टिमेट मुझे जो आइडिया लग गया, कितना लग गया ये कि मेरे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ से देखो क्लियर हो जाएगा। नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ फ्लोर पे हमारा लगा पड़ा है। तो मतलब 3 फ्लोर है हमारे ऊपर इसके। तो 12 मीटर के अराउंड हम एक एस्टिमेट ले लेंगे आइडिया कि हमारा जो बिल्डिंग का हाइट कितना है, 12 मीटर है। तो इस तरह से हम इसको 360 में घुमा के कुछ एक एस्टिमेट बिल्डिंग का हाइट का आइडिया ले लेते हैं। देन इसके बाद अपने को क्या करना होता है, इसके बाद अगर हम इसको 360 में घुमा दिए तो यहाँ पे देखो हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन जैसे ही इसको अपने को क्या करना होता है, ट्रू साउथ में लेके आना होता है। तो ट्रू साउथ में हम इसको अगर माउस से लेके आएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट होता है ट्रू साउथ में लाने का कोई भी बिल्डिंग को, जो आपके कीबोर्ड में आर का बटन है ना, आर प्रेस करोगे तुरंत, ये आपका आर प्रेस करते ही ये आपके ट्रू साउथ में आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इसको दोबारा इसके डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। क्लिक करके और आर आर सेलेक्ट करना है। आर करना नहीं है इसको, पहले आप 360 में मूव करके चेक कर लो, ठीक है। 360 में हमें हाँ। थोड़ा चेक आइडिया मिल गया। अब मुझे इसको ट्रू साउथ में लेके आना है। ट्रू साउथ में क्या करोगे, सिर्फ आर दरा, आर आपका जो कीबोर्ड में बटन है वो प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे देखो यहाँ पे हमारा आर एंटर। आर, बस आर एंटर दो। एंटर भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आर प्रेस करना है। अच्छा, ऑटोमेटिक। लाइव देखते रहो ना इसके पीछे। सुबोध कर रहे हो ना प्रैक्टिस? यस सर। कोई भी एक लोकेशन लो, गूगल अर्थ में सर्च करो,
एक बिल्डिंग कोई सी फाइंड आउट कर लो। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आर प्रेस करके इसे ट्रू साउथ में लाना है। ट्रू साउथ में लाने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप, ये कॉन्सेप्ट लिखते रहना कहीं अपने नोटबुक में। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, इसका ट्रू साउथ में लेके आना है बिल्डिंग को टॉप व्यू में। ट्रू साउथ में लाने के लिए हमारा क्या होता है, आर। आर प्रेस और करते ही हमारी बिल्डिंग ट्रू साउथ में आ जाएगी। सेकंड स्टेप होता है, इसका एक हमें ऊपर से जो टॉप व्यू आ रहा है, आर प्रेस करते ही हमारा टॉप व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा जूम करके इसके यहाँ पे क्या करना है, जूम करते ही अपने को एक इसका एक इमेज सेव करना है। तो देखो लास्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट थर्ड पे देखो ऑप्शन आता है सेव इमेज का। सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से एक इमेज इसकी सेव कर लेनी है। मैंने वीकेंड बैच जहाँ पे फोल्डर है मैं उस फोल्डर में डाल दे रहा हूँ। जैसे कि कोई मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिस 01, प्रैक्टिस 01। मेरी फाइल क्या होगा, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ठीक है, अब अपने का काम और स्केचअप गूगल अर्थ का काम अभी अपना इतना ही था। अब अपना अगला काम कहाँ पे होगा, वो होगा अपना ऑटो कैड में। अब इसको स्केल नहीं करेंगे हम? ऑटो कैड में स्केल करेंगे ना। ये डायमेंशन कितना लेंगे उसका? अच्छा ठीक है। अच्छा अपना अगला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, गूगल अर्थ पे लोकेशन फाइंड आउट करना। लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद उसको ट्रू साउथ में लेके आना है, नहीं आर एंटर, आर दबाना है। आर ठीक दबाते ही वो आपका ट्रू साउथ में आ जाएगा। उसके एक जूम करके एक फोटो क्लिक करनी है। ठीक। फोटो क्लिक करने के बाद वो आपका फोटो मतलब एक इमेज सेव हो गया। देन आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाके यहाँ पे अटैच का ऑप्शन होगा, वहाँ फोटो जो आपने सेव करी थी उसको इसमें इंपोर्ट करना है। तो मैंने कहाँ फोटो सेव करी थी, डेस्कटॉप पे करी थी प्रैक्टिस के नाम से। प्रैक्टिस 01। मेरी यहाँ पे इमेज है, ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो ये मेरी क्या हो गया, इमेज यहाँ पे एक इंपोर्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, जैसे इमेज इंपोर्ट हुआ अब अपना नेक्स्ट स्टेप होता है इसका स्केल करने का। तो पहले क्या करना है अपने को, इसकी आउटर बाउंड्री है जितनी, आउटर बाउंड्री को ड्रॉ कर लेना, जो इसकी पूरी बाउंड्री लाइन है इस बिल्डिंग की। तो ये मैंने पहले क्या क्या किया, यहाँ से मैंने एक लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड एक्टिवेट किया। लाइन कमांड यहाँ से लेके पॉलीलाइन या लाइन कोई भी ले लेना, लाइन मेरे हिसाब से पॉलीलाइन लेना, क्योंकि पॉलीलाइन हमारी सारी एक ज्वाइंट होती है, एक सिंगल क्लिक में सारी लाइनें हमारी सेलेक्ट हो जाती है, इसलिए पॉलीलाइन सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने पॉलीलाइन सेलेक्ट करने के बाद इसका मैंने थोड़ा कलर रेड कर दिया ताकि दिखे चीजें। मैंने इसको ये वाला फेस पकड़ के इस वाले फेस से लेके इस वाले फेस तक क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट, जो कि हमारे बिल्डिंग के पैरेलल है बिल्कुल। ये वाली लाइन दिख रही है ना, व्यूज क्लियर है ना। दिख रही है। अपने को क्या करना है, पॉलीलाइन वहां से सेलेक्ट किया, पॉलीलाइन से अपने को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर अपना अगला होता है यूसीएस कमांड, यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लिख लेना अपने पास यूसी नोट्स है तो कहीं, यूसीएस। यूसीएस। हाँ, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो हमारे एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे चेंज हो जाते हैं, इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो यूसीएस कमांड लेते क्या करना है अपने, यूसीएस एंटर, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। देन इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हो जाएगा दोनों पॉइंट पे, ऊपर जाकर कहीं भी इसको क्लिक कर दोगे तो ये कमांड है जो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपने को क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल यहाँ से लेके इसको यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, इस तरह से हमने इजीली क्या किया, पूरी रूफ की हमने बाउंड्री बना ली। अब अपने को बीच में कुछ एक स्पेस सा दिख रहा है, यानी आंगन टाइप का कुछ गड्ढा सा दिख रहा है, हमने उसको भी मार्क कर लिया। बीच में भी हमारे कुछ स्पेस है, तीनों जो हमारे स्पेस दिख रहे हैं हमने इसको क्या किया, एक रेक्टेंगल के थ्रू इसको हमने मार्कअप कर लिया इतना एरिया का हमारा, कि एरिया अपना ओपन है।
ये हमारा एरिया मार्क हो गया। अब आप बीच में देखो कुछ मुमटी टाइप का दिख रहा है, ये आपको मुमटी वेंट दिख रहा है कुछ? ये आपको कुछ मुमटी टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टकल्स है जो एक तरह से लग रहा है कि मुमटी है कुछ घर टावर बनी टाइप हुई। का, क्या? बीच में टावर टाइप का। क्या वो पीस कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं, वही देख रहा था ये। सुबोध क्लियर है ना अभी तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस क्लियर है। नहीं नहीं क्लियर है। ये जो भी हमारे देखो ये वाटर टैंक दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये हमारा कुछ मुमटी टाइप का है बीच में सेंटर पे, और ये अपना कुछ वाटर टैंक है, पानी की टंकी कुछ। सेम बीच में ऐसे ही हमारे ये भी ऑब्स्टकल्स है, जितने भी ऑब्स्टकल्स है छत पे, वाटर टैंक, पानी की टंकी, टावर, मुमटी, जो भी कुछ है एक्स वाई जेड, उतने एरिया को क्या अपने को मार्क कर लेना है। ताकि मार्क क्यों करते हैं? ताकि इतने एरिया अपने को क्या करना है, ओपन छोड़ना है, यहाँ पे हम सोलर पैनल नहीं लगा सकते। बाकी जो ओपन स्पेस एरिया है वहाँ पे हम सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को एक एरिया आइडेंटिफाई हो गया कि इतने एरिया में अपने को सोलर पैनल नहीं लगाना, और बाकी एरिया हमारे पास जो ओपन स्पेस है वहाँ पे सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इस तरह से इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर ली हमने, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री कैसे ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ किया पहले हमने, उसके बाद यूसेस कमांड चेंज किया। यूसेस कमांड चेंज होने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल लेके इसको जल्दी जल्दी मैंने इसको सारा चीज़ें कवर करके मार्क कर दिया कि हमारी ये चीज़ है, ये इतने एरिया में इतना एरिया कवर है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप, हमने स्केल। यूसीएस कमांड क्यों लिया था? अब यूसेस कमांड हेलो। इसलिए लिया है ताकि हमारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में हो जाए। अगर मैं पहले जो हमारा क्या कहते हैं एक्स और वाई था वो इस अच्छा डायरेक्शन में था, यू सी एस, पहले एक्स, एक्स हमारा ऊपर ये था, मतलब पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपका था जो ये था एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऊपर वाला था आपका वाई एक्सिस। क्लियर है ये? हम्म। लेकिन अगर हम ये बिल्डिंग कुछ देख रहे हो, कुछ एंगल पे स्ट्रेट नहीं है, कुछ एंगल पे दिख रहा है कुछ। मतलब एंगल को हमने इजी मतलब रेक्टेंगल की कमांड यस दिया था इजी करने के लिए। यस 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 राइट। हमने इसको कुछ ही ठीक है। एंगल पे, मतलब कुछ ही एजुमुथ पे है, तो एजुमुथ हमारा परफेक्ट रहे। तो ठीक है। यानी वो लाइन हमारी है, उस लाइन को उसके पैरेलल ड्रॉ करना है अपने को। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, यूसीएस कमांड यूसेस कमांड, हमारी लाइन ड्रॉ हो वो पैरेलल ड्रॉ हो। क्लियर हो गया ना ये तक? अब अपना अगला स्टेप क्या है, वो अगला क्लियर। सर स्टेप उसके बाद है जो स्केल आपने करना। उसके बाद रेक्टेंगुलर कमांड लिया था जो, यस उस अगर वो ना भी ले तो पॉली लाइन से भी तो सर हो सकता था ना? तो स्नैप एंगल स्ट्रेट करना पड़ेगा। ऐसे तो हो सकता था, लेकिन पॉलीलाइन से आपका टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना होगा, ये लाइन लेके इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे। इससे अच्छा है कि इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ से रेक्टेंगल लो, स्लिप लाइन खींची। इस पॉइंट से लेके आपने यूसेज चेंज ही कर रखा है। अभी मैंने देखो यूसेज बदल दिया है, हमारा जो एक्स है वाई है हमारा किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया एक्स और वाई। लेकिन अपना आप जैसे यूसेज चेंज करेंगे, यू सी एस एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड एंटर ऊपर, तो देखो हमारा एक्स और वाई क्या हो गया, चेंज हो गया। देख रहे हो ये एक्स और वाई कैसे हो गए, चेंज हो गए ना। यानी एक्स और वाई हमारे बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हो गए, बिल्डिंग के यस सर, अकॉर्डिंग यस हो गए। सर। अपने को कुछ नहीं लेना, अब सीधा यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना है, इस पॉइंट से उठाना है, इस पॉइंट से उठाना है, इस पॉइंट पे अपने को पेस्ट कर इधर देना है। जैसे पेस्ट प्लॉट कर करेंगे दें। हमारा पूरा एरिया का जो भी हमारा पूरा छत है वो कवर हो जाएगा। आप पॉलीलाइन से करना चाहते हो तो पॉलीलाइन से भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो। तो काम ऐसा करो कि शॉर्ट कम से कम टाइम में कर हो जाए।
अब ऑटोकैड ऐसा चीज है कि एक ही चीज को करने के लिए 10 तरह का इसमें हम तरीके यूज कर सकते हैं। 10 तरह का तरीके हैं एक चीज को हम करने के लिए। Yes, लाइन से भी हम लाइन से भी हम इसको बना सकते थे बाउंड्री को, पॉली लाइन से भी बना सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं इसको जो हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन हमने कौन सा तरीका चूज किया जो हमारे लिए इजीली है और कम टाइम में वो चीजें हमारी हो जाए, शॉर्टकट तरीका। रेक्टेंगल लिया, एक पॉइंट पे क्लिक किया, yes, दूसरे sir. पॉइंट पे क्लिक कर दिया। Yes, sir. सर ये यूसीएस कमांड को नॉर्मल पे लाना है फिर तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा स्नैप एंगल 0 की जो आपने फोटो ली है दोबारा यूसेज चेंज कर दो, यूसीएस शॉर्टकट ले लो आप, जरूरी नहीं है यूसीएस। अच्छा, जो रास्ता आपने चेंज करने के लिए बनाया था वही रास्ता आप रिवर्स ले जाने लो। के लिए इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, ऊपर क्लिक कर दो, आपका यूसेज चेंज हो गया। नॉर्मल हो गया एंगल। यस, ठीक है, जो रास्ता चूज कर रहे हो उसी रास्ते को आप रिवर्स कर दोगे तो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओगे ना। ठीक है। एक मिनट, ये क्या आ गया? तो अब अगला स्टेप क्या होता है, अपने को स्केल करना है। स्केल करने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन? ये रूलर नाम का एक ऑप्शन आता है, 1 2 3 4 5, लास्ट 6th नंबर पे, लास्ट नंबर पे हमारा एक रूलर नाम का एक कमांड होता है, रूलर नाम का एक प्लगइन्स होता है। इस पे क्लिक करके हम भी जब सबसे पहले जब हम इंडियन सोलर की बात करते हैं तो इंडियन सोलर में जो हम काम करते हैं या तो एमएम में करते हैं या तो मीटर में करते हैं। इस फीट में कम ही होता है इंडियन सोलर में। इंडियन सोलर में हमेशा दो ही यूनिट यूज होती है, या तो एमएम या तो मीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना एमएम होता है सुबोध? 1000 1 मीटर में कितना एमएम होता है? सुबोध, आवाज आ रही है? पीयूष, हेलो हाँ सर आ रही ना 1000। हाँ हाँ 1000 है। तो 20 मीटर में हमारा कितना हजार एमएम होगा? 20,000। कंफर्म है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हमारा नो देखो सर यस सर। यहाँ पे हमारा चेक कर लो कि हमारा किस यूनिट में लेना है। हमारा या तो एमएम में काम होगा या तो किस में होगा, मीटर में काम होगा। हमारा यहाँ पे मीटर ना सेंटीमीटर यूज होता है, ना इंचिस होता है, ना फीट होता है, ना नहीं यार्ड, ना माइल से साथ कुछ यूज नहीं होता, एमएम या तो मीटर। तो आपके पास एमएम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम मीटर का ऑप्शन ले लेंगे। मीटर करके इसको ड्रैग कर देंगे साइड में, और इस वाले पॉइंट को पे यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कितना लेंथ आ गई है? 61.5। तो 0.5 को हम नेगलेक्ट कर देंगे और 61 हमारा, यानी 61 मीटर हमारा इस वाली विर्थ का, इस वाली जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री की जो हमारी विर्थ है कितनी है? वो 61 मीटर है। क्यों बार बार आ रहा है? साइड की लेंथ। इस वाले साइड की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है? 61 मीटर है ये। पॉइंट नेगलेक्ट कर देते सर। पॉइंट हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि पॉइंट सर अगर एकदम हम एक्यूरेट नहीं रखते। अच्छा एकदम एक्यूरेट नहीं रखते, क्योंकि हमारा एक्चुअल गूगल अर्थ पे अपलोडेड डाटा है जो सैटेलाइट ने क्लिक किया है फोटो। लेकिन अगर हम एक्चुअल साइट पर जाएंगे तब तो हमें एक्चुअल पता चलेगा। तो पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है प्लस माइनस अच्छा लेके चलते हैं, प्लस माइनस आती है, बढ़ मोटा भी सकती है एक मोटा या मोटा फिर बढ़ हिसाब भी सीधे सकती शब्दों में है। करें। यस यस, एक एस्टिमेट हम लेके चलते हैं, मतलब कि कंप्लीट मोटा मोटी की आपका, जैसे कि अगर ये 60 पॉइंट कुछ होता तो हम 60 लेके चलते। ये अगर हमारा 42 पॉइंट कुछ होता तो हम 42 लेके चलते। अगर ये हमारा 40 अच्छा पॉइंट या 41 होता तो हम इसको कितना लेके चलते? 40 लेके चलते। एक तरफ से कि हमारा 100 200 500 का हमारा मार्जिन लेके चलो। क्योंकि अगर हम बिल्कुल कट टू कट लगाएंगे ना तो कट टू कट अगर हमारा साइट पे चीज़ें मैच नहीं होगी और आपने यहाँ पे कट टू हम्म, कट सोलर पैनल भर दिए छत के ऊपर, तो जब हम साइट पे लगाने जाएंगे तब हमारे को क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं रहेगी और हमारा हमने पूरा कट टू कट लेके पूरा काम किया है। इसलिए ठीक। कुछ मार्जिन लेके चलते हैं ताकि अगर किसी वजह से अगर कुछ
एरिया हमारे पास कम भी हुआ साइट पे, तो हमारे जो मॉड्यूल हम डिजाइन कर रहे हो वो हमारे वहाँ साइट पर इजीली एडजस्ट हो जाए। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपका एक होता है कि आप मान लो कि आपके छत के ऊपर अभी जो स्पेस है वो 100 स्क्वायर मीटर का है, यस सर। लेकिन ये गूगल अर्थ पे आपका दिखा रहा है 102 मीटर दिखा रहा है, ठीक है। आपका अवेलेबल है वो 100 मीटर का है, और गूगल अर्थ पे आपका 100 मीटर दिखा रहा है, लेकिन गूगल अर्थ पे आपका जो दिखा रहा है 102 दिखा रहा है। 102 के हिसाब से आपने डिजाइन कर दिया, लेकिन आपका एक्चुअल में है कितना, 100 मीटर है। तो आप फिर दो जो आपका 102 के हिसाब से डिजाइन हुआ है उतनी कैपेसिटी तो आपकी नहीं आ पाएगी ना। यस सर, हाल वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए उस टाइम पे बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो साइट पे जब हमारा प्लांट लगे, इसलिए हम उसको तो मार्जिन थोड़ा लेके कम चलते लेके हैं। चलते हैं। यस, मार्जिन लेके ठीक। चलते हैं कि बाय द वे जब हम एक्चुअल साइट सर्वे करने जाएंगे, अभी तो हम गूगल अर्थ से मना रहे हैं, ठीक है। तो गूगल अर्थ से हमें जो आइडिया मिल रहा है हमने उसके हिसाब से डिजाइन कर दिया। क्लाइंट को हमने बता दिया कि सर आपका जो पर प्लांट है आपका 10 किलोवाट 50 किलोवाट जो भी है, आपका इतना प्लांट लग सकता है। तो क्लाइंट कहेगा ठीक है, आप इसको कोटेशन भेजोगे, कोटेशन यानी आप उसको कॉस्टिंग दोगे कि आपका प्लांट है वो अगर 1 किलोवाट आपका 40,000 रुपये में लग रहा है, तो 10 किलोवाट कितने में लगेगा, 4 लाख में लगेगा। तो आप बल बोल दोगे सर आपका 4 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी और ये चीज़ है। तो क्लाइंट अगर ओके करता है तो फिर वो आपको क्या करना होगा, आपको साइट पे जाके एक्चुअल साइट पे भी जाके विजिट करनी होगी, और एक्चुअल साइट पूरे जो भी चीज़ है लेंथ विड्थ बिल्डिंग की वो मेजरमेंट करनी होती है, ताकि वो चीज़ें हमारी पूरी तरीके से उसमें गलती होने के एरर होने के चांसेस बिल्कुल ना हो। अभी तो हम क्लाइंट को सिर्फ प्रपोजल दे रहे हैं ना, एक तरह से समझा रहे हैं कि आपका 60 किलोवाट लग जाएगा प्लांट, ठीक है। यस यस। क्लाइंट एग्री हो गया, आपकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब फिक्स होगी, प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद वो क्या होता है, आपको फिर जब साइट सर्वे करने जाना होता है ताकि आपको उसको डिटेल डिजाइनिंग स्टार्ट हो, डिटेल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाए। आपने अभी प्रपोजल लेवल पर काम किया जो भी किया, लेकिन अब इसको क्या करना है, उसको प्रोजेक्ट को लगाना है। प्रोजेक्ट को एक्चुअल लगाना लेवल है पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। हम्म। डिटेल इंजीनियरिंग करोगे, डिटेल डिजाइनिंग करोगे, तब जाके वो प्रोजेक्ट कैसा लगेगा, कहाँ पे हमारा कॉलम आएगा, कहाँ पे हमारा लैग आएगा, ये सारी चीज़ें तब जाके पता चलती है। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपको साइट पे जाना होगा। साइट पे जाके आपको हर एक बिल्डिंग की डायमेंशन लेनी पड़ेगी, दो चारों साइड की। चारों साइड को डायमेंशन लेने के बाद वाटर टैंक का हाइट का डायमेंशन लेना होगा, मुमटी का हाइट का डायमेंशन लेना होगा। सब कुछ मेजरमेंट करने के बाद जाके पूरा हैंड स्केच बना के क्लाइंट को उसी टाइम जब साइट सर्वे करने जाओ ना, तो क्लाइंट से उसी टाइम क्लियर कर लो कि सर आप आपका एल्टी पैनल रूम, यानी जो आपका अगर छोटा प्लांट है तो आपका पैनल रूम एक तरह से बॉक्स होता है, तो आपका वो बॉक्स कहाँ पे है, मेन पैन बॉक्स जो है वो कहाँ पे है, कितनी दूर है, और आप इन्वर्टर कहाँ लगवाना चाहते हो, छत पे लगवाना चाहते हो या आप उसके जो आपका पैनल रूम है वहाँ पे आप लगवाना चाहते हो। तो उसी टाइम में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप जब कॉस्टिंग निकालो, कॉस्टिंग यानी जब आप क्लाइंट को आपने बोल दिया कि ठीक है आप यहाँ, आज क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे 10 मीटर आपकी केबल लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप कॉस्ट कम कर दो, आपने कॉस्ट कम कर दी। लेकिन क्लाइंट ने क्या किया, इन्वर्टर चेंज करवा के कहीं और लगवा दिया कि यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और लगा दो। जब क्लाइंट इन्वर्टर की पोजीशन चेंज होगी तो क्या हो गया, हमारा केबल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। केबल लेंथ बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्टिंग में डिफरेंस बढ़ फर्क आ जाएगी। जाएगा, फर्क आ जाएगा एक तरह से। फर्क आ जाएगा तो फिर हम क्लाइंट को बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ बोला था, इसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो क्लाइंट उस टाइम पे मना कर देगा कि नहीं आपने पहले इतना बताया था, आप बढ़ा रहे हो रेट, ये वो 100 तरीके की बातें कहेगा। तो इसलिए पहले क्लाइंट से क्लियर कर लेते हैं कि सर आप पहले बताओ कि कहाँ पे आप इन्वर्टर लगवाना चाहते हो, कहाँ पे आपका एल्टी पैनल रूम है। ये सारी चीज़ें साइट सर्वे के टाइम पे क्लियर हो जाती है, ताकि आपको जब भी फाइनल चीज़ें आप डिटेल इंजीनियरिंग करके दो तो आपके ऊपर कोई ब्लेम ना करे कि आपने गलत डिजाइन किया है, आपने कॉस्टिंग सही से निकाल के नहीं दी है, या आपने बॉम्ब बना के सही से नहीं दिया है। बॉम्ब होता है बिल ऑफ मटेरियल। बॉम्ब का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल। सुबोध बॉम्ब बनाते होगे शायद, आई थिंक। यस सर। बॉम्ब जो बनाते हैं तो उसमें हमारा देखते हैं कि हमारे लग्स कितने लग रहे हैं, मॉडल कितने लग रहे हैं। अटैचमेंट कितनी लग रही है, लग क्या चीजें, क्लैंप कितनी लग रही हैं, यस मॉड्यूल यस, काउंट कितने हैं। ये सारे हमारे बिल की जो भी हमारे मटेरियल यूज हो रहे हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, केबल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल साइड, सिविल साइड, उन सब की हमें एक एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी होती है कि आपके इस प्लांट में इतना लग जाएगा, उसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आती है। तो बॉम्ब भी बनाना होता है, तो आपके ऊपर कल को कोई ब्लेम ना करे कि आपने गलत बॉम्ब बनाया या कॉस्टिंग गलत करी है, इसलिए हमें क्लाइंट को साइट सर्वे पे सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे को
आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी ठीक है। साइट सर्वे करने जाओ तो ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में लिख लेना, मतलब याद कर लेना कि ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करना होता है ऑन द टाइम ऑफ साइट सर्वे। और हमारे को ये पता चलेगा कि हमारी जो बिल्डिंग की डायमेंशन है 61 मीटर है, तो 61 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस वाले जो बिल्डिंग की जो बिल्डिंग 61 मीटर की है जिस साइड को, उसको हम स्केल करेंगे। स्केल करने का कमांड है, इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया हमने, मैंने यूसेज चेंज कर दिया, आप यूसेज चेंज मत करना, क्योंकि कहा था कि आप यूसेज से नॉर्मल कैसे करोगे, तो मैंने दोबारा यूसेज चेंज कर दिया था। तो यूसेज मैं दोबारा अभी बदल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के हिसाब से। दिस फर्स्ट पॉइंट एंड दिस सेकंड पॉइंट, एंटर ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक 61 मीटर जो हमारा है, 61 मीटर की क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, देन उसको स्केल कर दूंगा। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, नीचे लेके आया, ये हमारी लाइन देखो बिल्कुल बिल्डिंग के पैरेलल जा रही है, बिल्डिंग को जो उस वाली बिल्कुल ऊपर जा रही है। नीचे लेके आऊँगा या बाहर लेके आऊँगा, 61, 1 2 3, 3 जीरो लगा दूंगा। क्यों लगाऊंगा जीरो, पता है ना? मैम में कन्वर्ट कर दिया। यस, एंटर कर दिया। तो जो हमारी ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन हमारी 61 मीटर की होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइन 61 सर मीटर की स्केल होगी। कमांड दिया ना इसमें आपने, क्या? स्केल कमांड दिया ना इसको स्केल करने के लिए, पॉली अभी कि तो सिर्फ सिर्फ लाइन लाइन खींची खींची है? है भाई, अभी तो सिर्फ लाइन खींची है। ये लाइन अच्छा, यहाँ से पॉली लाइन लेके, लेके और वहां से आपने। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्या लाइन है, 61 मीटर की लाइन है। ये मैंने इस लाइन को बाहर इसलिए निकाला ऊपर की साइड में, ताकि हमें लाइन पता चल जाए कि कौन सी लाइन हमारी 61 मीटर की है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। मैंने क्या किया देखो, शुरू से बता रहा हूँ। यहाँ से इस पॉइंट से मैंने शुरू किया और नीचे इसी के ऊपर लाइन लेके आया, बिल्कुल यहाँ पे लेके आके क्या किया मैंने, इस पॉइंट पर रख लो चाहे इस लाइन से बाहर निकाल लो, 61, फिर 1 2 3, 3 जीरो एंटर किया। जैसे एंटर किया यहाँ तक मेरी क्या लाइन होगी, यहाँ तक मेरी 61 मीटर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको और इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए इसको मैंने बाहर निकाल के क्लिक कर दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है मेरी 61 मीटर की है। अब मैं इसको स्केल कमांड दूंगा, हम्म। सेलेक्ट किया, स्केल कमांड दिया, SC एंटर। स्केल कमांड का पूरे को शॉर्टकट सिलेक्ट होता करके। है, हाँ पूरे को सेलेक्ट किया, स्केल किया, SC एंटर। स्केल कमांड का शॉर्टकट होता है SC। इस फर्स्ट पॉइंट को क्लिक किया, हम्म, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया देखो नीचे रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस पे क्लिक किया, दोबारा इसी फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। इसके फिर बाकी इसके बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग के दूसरी साइड पे क्लिक किया, और इस वाले पॉइंट पे लाके मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। 3 क्लिक करने हैं, याद रखना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सबको सेलेक्ट कैसे किया, बता दीजिए सर, कैसे? हाँ। दोबारा सबको सेलेक्ट किया, फिर मैंने क्या किया, SC कमांड दिया, SC एंटर। हम्म, SC एंटर करने के बाद आपका पहला पॉइंट पे क्लिक करना है। पहले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद देखो नीचे R पूछेगा, रेफरेंस। आप किस रेफरेंस का मतलब होता है आप किस लाइन को किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया, मुझे इस वाली लाइन को, फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को, इस वाली लाइन को इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? यहाँ पे लाके मैंने क्लिक कर दिया। इस तरह से हमने स्केल करना, बिल्डिंग को क्या किया, स्केल कर दिया। सुबोध क्लियर है? सुबोध, वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है, ये क्लियर है, मेरे को आता है इतना। आता है ना, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसका एक बार मेजरमेंट चेक कर लेना, इतना आ रहा है कि नहीं हमारा, 61 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा परफेक्ट 61 मीटर आ गया। मतलब सर अब बिल्डिंग कन्वर्ट हो गई 61 में। 61 मीटर ये हमारा पहले जो भी कर सकते थे एक्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सारा चीज़ लगा लिया। अब हमारे को क्या करना है, मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करना है। तो मॉड्यूल का जो डाटा शीट है उसे एक सर बार एक ओपन सेकेंड, करके, एक डाउट था। हाँ एक डाउट था सर, ये क्या पूछो ये ना। तो एक साइड से आपने मेजर किया था, हाँ एक साइड से मेजर किया, और सर ये जो दूसरा साइड है बिल्डिंग का, हाँ, तो इसको मेजर करके और फिर वो प्रोसेस कैसा होगा? वो जब एक्चुअल डायमेंशन होगी ना तब होगा हमारे पास। घर की अच्छा, सारी डायमेंशन होगी, चारों साइड की, नहीं तो तब वहां वो पे, नहीं वो तो आप ठीक बोल रहे हैं, पर
जैसे स्केल करके वहां से 61 मीटर एक साइड ले ली अपन ने ये वाली, फिर एक पे उसके ही स्केल हो पैरेलल वो जाती है दूसरी। पूरी, चार पूरा घर एक पे एक स्केल हो जाएगा। कोई भी एक साइड स्केल करोगे, यानी कोई और भी एक ये एक साइड अगर साइड भी। बड़ा करोगे तो इसके बराबर करोगे तो चारों साइड ही हम्म। तो बराबर हो रही है ना। अच्छा, अब इसकी ऑटोमेटिक ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम? ये तो भाई एक ही छत है ना, एक ही इमेज है ना। एक इमेज को उसका एक्चुअल डायमेंशन में लेके आओगे तो नहीं सर, वो उस इमेज के अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी वो अपने एक्चुअल डायमेंशन में आ जाएंगी, सारी चीजें स्केल हो जाएंगी। अच्छा ऑटोमेटिक एक भी साइड किया तो सारी ऑटोमेटिक हो जाएगी? ये सारी बाउंड्री वॉल अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। एग्जांपल के लिए चेक कर लो, मैंने ये वाला हम्म। लेंथ 61 के, आप विर्थ चेक कर सकते हो, विर्थ कितना है इस पॉइंट से 8 पॉइंट तक कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 45 मीटर के अराउंड। हम्म। ये हमारा आ रहा है 45.9। यहाँ से चेक कर लो हमारे 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, इसकी दूसरी साइड में मैंने लाके क्लिक कर दिया, ये कुछ आ रहा है 45। आ गया तो ये चीज़ें आ गया आ गया आ ऑटोमेटिकली गया। हो जाती है स्केल। इसको मतलब बार बार एक ठीक साइड ठीक नहीं करके ठीक। करना होता। अगर ये हमारी 2-3 अलग अलग फोटो होती तब हम हर एक फोटो को स्केल करना होता, हर एक इमेज को स्केल करना होता, लेकिन ये हमारी सिर्फ एक ही इमेज है। एक बार सपोज है किसी सर, एक एक मान हाँ लीजिए कोई ऐसा कि जिसके चारों साइड सिमिलर नहीं है, एक ऐसी बिल्डिंग ले लेते हैं अपन, मतलब को स्क्वायर शेप में नहीं है वो, ठीक है। चारों साइड अरे अनइक्वल है, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, एक साइड को स्केल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें स्केल हो कन्वर्ट हो जाएंगी, जाएगा। कोई भी एक साइड को स्केल हम्म। करना, ये आज जब क्लास के उसमें प्रैक्टिस करना हो ऑटोमेटिकली वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम कह ठीक रहे हो ना कि ठीक ठीक। घर टेढ़ी वेढ़ी होगी तो वो स्नैप एंगल तुम्हें टेढ़ा करना पड़ेगा, पर एक्चुअली आएगी वो। अच्छा अच्छा। अब अपना नेक्स्ट क्या है, इसमें एक कोई भी एक डाटा शीट डाउनलोड कर लेना है। गूगल पे जाना, क्रोम पे, क्रोम पे जाके कुछ भी डाल देना, 585 वॉट पीक जिंको। एक चीज इसमें स्टार्ट, हेलो, हाँ बताओ सुबोध। ये चीजें तो हम बाद में लगाएंगे, पर ये तो पता कि चलेगा कि हम रूफ से कितना सेटबैक देंगे, मतलब बात पे चढ़ने के लिए, या फिर क्लियरेंस वो मैं कितना देंगे वेंट पे। वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले मैं एक बार डाटा शीट ओपन कर देता हूँ, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके। इस तरह से हमने कोई भी एक जो भी हमें मॉड्यूल लगाना है उसका हमने एक डाटा शीट ओपन कर लेना। अलग अलग मेक के, बहुत सारे मेक के इंडियन मार्केट में सोलर अवेलेबल है। रेनेसिस हो गया, सात्विक हो गया, जैक्सन हो गया, और ट्रीना हो गया, टाटा हो गया, और ये सारे बहुत सारे मेक के हमारे पास अवेलेबल है मॉड्यूल। तो किसी भी कंपनी में जाते हो तो इंटरव्यू देते हो तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपने कितने तरह के मॉडल पे काम किया है। तो सबसे पहले नाम वाम जो भी है याद रखना, अदानी, टाटा, सात्विक, जिंको, रेनेसिस, और ये ट्रीना, और भी बहुत सारे हैं मार्केट में। एक बार सर्च कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो अपने माइंड में हमेशा 3-4 मॉड्यूल के मेक और 3-4 इन्वर्टर के मेक याद रखना। ऑन द टाइम कोई कि आपका ट्रीना लगा दो, ट्रीना सोलर लगा दो, जिंको लगा दो, सात्विक लगा दो, जैक्सन लगा दो। 4-5 मॉडल हमेशा याद रखना माइंड में। अडानी टाटा भी है सर? अडानी टाटा है, लेकिन अडानी टाटा का इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं, वो बड़े बड़े प्लांटों में लगता है। 10-20 किलोवाट का आपका टाटा मतलब पैनल सप्लाई नहीं करता। हम्म। तो छोटे ये छोटे के हम नाम भी याद करने पड़ेंगे। ये आपका है जो भी आपने जो भी आपको अपना सोलर पैनल लगाना है किसी भी कंपनी का, किसी भी मैक का। मैंने जिंको का ले लिया, तो जिंको का मॉडल का डायमेंशन क्या है, वो है ये 2278-1134। ये दे रखा है 1134-2278, इसके डायमेंशन यहाँ लिखा है देखो, 2278-1134 और 35 क्या है उसकी थिकनेस है। अब अपने को क्या करना है, ऑटो कैड में मॉडल ड्रॉ करना है। 2278 1134, 2278 1134। या तो ऐसे एक एक लाइन एक एक करके पॉलीलाइन से ड्रॉ करो, या तो डायरेक्टली रेक्टेंगल लो और डायरेक्टली ड्रॉ कर दो 2278, 1134।
इस तरह से डायरेक्टली ड्रॉ कर दो। तो आपके ऊपर है कैसे इजीली आपका हैंड होता है। ठीक है, अब अपने को मॉड्यूल लगाना है, मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करना है। सुबोध का कल क्वेश्चन था कि इसके अंदर हमने ऑफसेट क्यों लिया 35 mm का। जो ऑफसेट लेते हैं वो हमारा मॉड्यूल का एक थिकनेस शो करता है, थिकनेस। जो ये डाटा शीट होता है ना, आ गया, मिनिमाइज करता हूँ। दिख रहा है ये 35 mm क्या होता है? हाँ ये ये थिकन 1.3 इंचेस है। ये जो हमारा मॉड्यूल का फ्रेम होता है ना, फ्रेम, मॉड्यूल का फ्रेम, हाइट से एक तो हमारा होता है सोलर पैनल का, देखो ये फ्रेम होता है ये। ये हमारा सोलर पैनल है, लेकिन इसका जो ये वाला फ्रेम का साइज होता है ना, 35 mm थिकनेस होता है, जिसपे हम माउंट करते हैं अपना नट बोल्ट के थ्रू हम टाइट करते हैं। हुआ क्लियर? कुछ आइडिया लगा? हाइट की बात कर रहे हो ना आप इसमें, या फिर क्रिटिकल फ्रेम, ओनली फ्रेम की थिकनेस होती है पैंतीस मतलब एम एम मॉड्यूल होती का है। आउटर बॉन्ड, मॉड्यूल यस का यस, आउटर बाउंड्री पे जो हम क्रिटर गार्ड सेफ्टी वो लगा रहे हैं, उसके लिए आप कह रहे हो फ्रेम टाइप। थिकनेस बोल रहे हैं उसकी। उसकी थिकनेस होती है 35 mm। हमने इसलिए इसको हाँ थिकनेस शो हाँ। करने के लिए क्या ले लिया, 35 mm का अंदर की साइड में ऑफसेट ले लिया। तो यहाँ पे ऑफसेट ले ऑफसेट का लिया। कमांड है, यहाँ ऑफसेट से सेलेक्ट किया इसको, अंदर की साइड में मैंने 35 mm को ऑफसेट ले लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑफसेट गया 35, एंटर। 35 mm का चाहिए, 35, फिर मैंने इस पर क्लिक किया, अंदर की साइड में लाके क्लिक कर दिया, तो मेरे अंदर की साइड में हमारा ऑफसेट आ गया। मैं इसको क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करके क्या कर दूंगा, ब्लू। अब इसको मैं क्या करूँगा, ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा। ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, मैंने लिख दिया 585 मॉड्यूल। ओके कर दिया है। अभी हमारा 585 का मॉड्यूल का ब्लॉक बच चुका है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको स्टार्ट कर लगाना। हमने इसी बिल्डिंग के पहले ही लगाना है। अगर हम ट्रू साउथ में लगाएंगे तो हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो नहीं लग पाएगा। तो जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ना, जो रूफ टॉप का प्रोजेक्ट है, उसी में हम बिल्डिंग के पैरेलल लगाते हैं। अदरवाइज ग्राउंड माउंटेड में हमारा जो भी डिजाइन होता है वो हमेशा ट्रू साउथ में होता है, ना कि किसी के पैरेलल होता है। लेकिन रूफ टॉप में हमारा जो बिल्डिंग होता है उसकी क्या कहते हैं, उसकी डायरेक्शन हर एक अलग बिल्डिंग की अलग अलग होती है। तो अगर हम उसको ट्रू साउथ में लगाएंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है छत के ऊपर, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं लग पाएगी। तो उसके लिए हम अब क्या करते हैं, उसके लिए हम जो बिल्डिंग का जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि अभी जो बिल्डिंग का डायरेक्शन है किस फेस में है, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, तो हमारा जो मॉड्यूल लगेगा वो साउथ वेस्ट में हम उसकी फेसिंग के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लगाना। और जो सेटबैक की बात कर रहे थे ना, अगर हमारा पिट वॉल की हाइट जो नॉर्मल होती है वो 800 mm 2 फीट होती है। 800 mm। 800 mm यानी 2 फीट के अराउंड नहीं होती वो। ए, 1 मीटर इक्वल टू 3 फीट होता है। कन्वर्ट करना गूगल, 800 mm कितना फिट होता है? अराउंड हमें 800, 1 मीटर का गैप ले, मतलब 1 मीटर का जो हमारा नॉर्मल घरों में जो होता है वो 800 mm होता है, या तो 1 मीटर होता है, यानी 1000 mm या तो 800 mm। तो हम अकॉर्डिंग टू 1000 दो यानी फीट एक सर। मीटर 2.6। 2 फीट। अराउंड वही होता है ना, 2 फीट, या फिर वही चीज़ें सेम है ना। बस उसमें फिट में काम करते हैं तो फिट का आइडिया है मुझे, मीटर में mm में काम करते तो मुझे mm का आइडिया है। क्लियर है ना अभी तक, कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अब अपने हमने यहाँ क्या किया, वहाँ से मॉडल बना के इसके यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जस्ट सपोज बिल्कुल कि अगर स्टार्टिंग से ही लगा दी। नहीं नहीं, सुनो तो सही यार, अभी बोलो को पहले पे चाहिए।
पे पहले ले लगो, सुनो गया नहीं। देखो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अगर हमारी पैरापेट की वॉल, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है, उसकी हाइट अगर 1 मीटर लेके कंसिडर करके चलते हैं, तो जो हमारे से 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर। कौन सा कमांड एक्टिवेट हो गया, माउस का नहीं काम कर रहा। हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर यानी 1500 एंटर इस साइड कर देंगे, 1500 हम एंटर ऊपर कर देंगे, यानी 1.5 मीटर का दोनों साइड से अपने को क्या करना है, गैप छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, बाय द वे अगर हमें यहाँ पे क्लीनिंग करनी फिर है से तो बता कोई दीजिए सर, ये कैसे किया? कुछ नहीं किया भाई, मूव करा है बस मैंने। इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड यहाँ दिया, का। एम ठीक है। एंटर, इस साइड हम्म, मेरे को लेके आना है, हम्म, मॉडल को इस साइड लेके आया, 1500 एंटर, ठीक है। हम्म, अब दोबारा मुझे ऊपर की साइड में मूव ठीक है। करना है, सेलेक्ट किया, मूव कमांड दिया, एम एंटर, ऊपर की साइड में लेके गया, 1500 एंटर। हमारा मॉडल 1500 के इधर से भी गैप पे आ गया, 1500 हमारा इधर से भी गैप पे आ गया। इस तरह मतलब से डेढ़ डेढ़ ले लिया डेढ़ आपने मीटर ना? का हमारे साइड, दोनों साइड से लग मॉडल छूट गया। अब हमने इसको क्या क्या कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैंने पेस्ट किया, और एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में सुबोध कितना गैप होता है, आई मैं थिंक वहां तो हम एक 1 mm लेते हैं। कल बबीता ने डिस्कस किया था ना इस पॉइंट्स को। यार एक सेकंड, कितना बताया था मैंने? पीयूष तुम भी तो सही बताना कितना होता है। 20 mm। 20 mm था ना, तो 20 mm अपने को गैप छोड़ देना है। तो फिर दोबारा इसको मैंने सेलेक्ट किया, मूव कमांड दिया, एम एंटर, इधर लाके नीचे की साइड में लाके 20 एंटर। तो एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में जब भी प्लेस करो तो 20 mm का गैप होना होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये गैप क्यों होता है, कुछ आइडिया है किसी को, कुछ पता है? इसमें वो अटैचमेंट लगाने के लिए, क्लैंप वगैरह एक दूसरे को जोड़ने के लिए, उसमें अटैचमेंट जो लगाते हैं हम बीच में। वो तो लग जाएगा, स्ट्रक्चर तो लगेगा लगेगा। गैप तो हम ना देंगे तो हाँ हम इसको नीचे से कुछ फिक्स भी कर सकते हैं ना। नहीं, बीच में हम अटैचमेंट लगाते हैं ना, मतलब क्लैंप, मिड क्लैंप। मिड क्लैंप एंड क्लैंप पता है कहाँ लगता है? मिड क्लैंप लगता है या तो हमारा स्टड चैनल हो, या तो फिर हमारा 3 साइड का स्ट्रक्चर हो। अच्छा फिक्स टिल्ट पे हमारा कभी भी मिड क्लैंप एंड क्लैंप नहीं लगता। ठीक है। स्टड चैनल होता है तभी हमारा मिड क्लैंप एंड क्लैंप लगता है। स्टड चैनल जानते हो ना? हाँ स्टड चैनल होता है तो हमारा दोनों साइड से एंड क्लैंप लग जाएगा, और बीच में हमारा मिड क्लैंप के थ्रू वो सारे स्ट्रक्चर मॉड्यूल टाइट हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम फिक्स टिल्ट का बनाते हैं ना, तो इसमें जो नीचे पर्लिन रहती है ना, पर्लिन पे हमारा टाइट होता है। गैप देने का मेन रीजन ये है कि ताकि हमारा एयर का जो वेंटिलेशन है, सर्कुलेशन है, वो हमारा इजिली हो सके। अच्छा ठीक है। अगर इस तो सारे मॉडल आपस में चिपके रहेंगे, उसमें अगर गैप नहीं देंगे, अगर मान लो हवा तेज चली तो ऊपर से भी फोर्स लग रहा है विंड का, नीचे से भी फोर्स लगेगा विंड नीचे का। से। अपलिफ्ट फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जानते हो ना? अपलिफ्ट क्या होता है, नीचे से ऊपर की साइड में जो फोर्स लगता है, जो उसको ऊपर की साइड में लिफ्ट करे, अपलिफ्ट फोर्स कहते हैं उसे। ठीक। और डाउनवर्ड क्या होता है, ऊपर से जो नीचे की साइड में धक्का दे, ऊपर से जो नीचे की साइड में फोर्स लगे। तो अगर दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो हमारा मॉडल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा एक तरह से। या तो स्ट्रक्चर उखड़ के किसी और छत पे मिलेगा, या तो उधर उसी छत पे टूट के कहीं बिखरा हुआ मिलेगा, विंड का अगर आंधी वांधी तेज चलती है तो। इसलिए वो एयर का सर्कुलेशन है और हमारा स्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी बनी रहे, इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम 1-2 दिन के लिए डिजाइन नहीं कर रहे, 1-2 साल के लिए डिजाइन नहीं कर रही है, हम डिजाइन कर रहे हैं कितने साल के लिए, 25 से 30 साल के लिए। तो 25 से 30 साल में तो ऐसा भी हो सकता है कभी ना कभी बहुत तेज आंधी चलेगी। ये तो है नहीं कि 25-30 साल तक आंधी नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना बात को, क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर। तो इसलिए जब भी डिजाइन कर रहे हो तो सेफ्टी का पर्पस जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, कि आपने जो भी डिजाइन किया है वो आपका 25 साल तक चीजें चलनी चाहिए। क्योंकि सोलर प्लांट आपको 25 साल तक जनरेशन देगा। तो आप 1-2 साल में अगर आपका स्ट्रक्चर किसी और छत पे उखड़ के गिर गया,
तो आपका कंपनी आपसे आपको क्या कहेगी, कस्ट क्लाइंट आपको क्या कहेगा कि आपने कैसा डिजाइन किया, मेरा स्ट्रक्चर पूरा उखड़ के गिर गया, पूरे मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तो आपको कहेगा ना कि दोबारा लगा के दो कंपनी को। तो इसलिए कोई भी कंपनी होती है तो 25 साल तक के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें उसकी सेफ्टी में रहती हैं वो सारी चीज़ें उसको फॉलो करनी होती है। तो इसलिए एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में जो गैप देना होता है वो 20 mm का गैप दे के चलते हैं। अब इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके एरे कमांड देते हैं। एरे देखो नीचे यहाँ पे एरे का कमांड आ रहा है, एरे पे क्लिक किया। अरे एक एक डाउट था सर। पूछो अरे पूछो। बाउंड्री वॉल से जो गैप लिया सर, बाउंड्री वॉल से जो अपन ने गैप लिया है, हम्म ये सर कैसे डिसाइड करेंगे? 1.5 मीटर का मैंने बताया तो सही, 1.5 मीटर का। स्टैंडर्ड होगा। 1.5 मीटर का अभी अच्छा। लेके चलो, क्योंकि अभी हाँ हाँ स्टार्टिंग स्टेज में हो। बाकी जब स्केचअप सीखोगे ना, हाँ हाँ, अभी स्केचअप की क्लास 2-3 दिन पहले जो चली थी वो ज्वाइन नहीं कर हाँ पाए सर। थे, और सुबोध ने ज्वाइन क्लासेस अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। उस टाइम पे वो भी क्लास कवर करवाऊंगा। अभी तो हमारी फर्स्ट क्लास है, एक तरह से मान लो आज ही से बैच स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ही क्लास है ये तो। ठीक है, ठीक। तो एक जब हमारा स्केचअप का क्लास होगा ना, तो हमारा एक एग्जैक्ट और 100% एक्यूरेसी वाला एरिया पता चल जाएगा कि अपने को कितना ऑफसेट लेके चलना है। लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है ना प्रैक्टिस के लिए, वो ठीक हमारा 1500 होता है। 1500 क्यों होता है कि आपका कोई भी बंदा ठीक यहाँ से इजीली मूव हो जाए, आगे की साइड से आएगा तो यहाँ से निकल जाए, इजीली रास्ता उसको मिले उससे मूव करने के लिए। अगर कुछ पानी वानी क्लीनिंग करना है तो आगे से आके वो इजीली मॉडल हमारा क्लीनिंग कर ले खड़ा होकर सामने से। इसलिए हमने 1.5 मीटर का गैप छोड़ रखा है। और दूसरा क्या रीजन है तो कि उधर से दूसरा तो एकदम दूसरा एक साइड से रीजन तो बंदा चला जाएगा आपका, दूसरा रीजन ये है कि और दूसरे साइड से। आपका शैडो पैरापेट की जो शैडो है वो आपके स्ट्रक्चर पे ना पड़े, आपके मॉडल के ऊपर ना पड़े। दूसरा रीजन ये है, इसलिए हमने 1.5 मीटर का ऑफसेट ले तो लिया सर है। उससे पैराफिट से नीचे लेंगे क्या मॉड्यूल? आपका पैरापेट मॉड्यूल एक को मीटर का पैरा। है। आपका पैरापेट 1 मीटर का है, या तो आप जो स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे रूफ क्लियरेंस वो आप कम से कम होगा 700-800 mm होगा। क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर करोगे तो आपका स्ट्रक्चर की कॉस्ट ही तो बढ़ रही है। आप स्ट्रक्चर का जो अगर हाइट बढ़ाओगे तो आपके जो 1 मीटर में आपका लेग में हो जाएगा, वो आपका 2 मीटर का लेग फालतू लग जाएगा उसमें, स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ाने से ज़्यादा। आप बेशक से आधा मीटर बढ़ाओ, आपका 1 मीटर का है तो आप अगर आधा मीटर बढ़ा तो 1.5 मीटर का आपको स्ट्रक्चर अगर लगाओगे तो आपका क्या होगा, हाइट बढ़ेगा तो स्ट्रक्चर का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। यस सर। कॉस्ट क्यों वैसे बढ़ाओगे? रहते कितने के सर बाय डिफॉल्ट? एक बाय मीटर का डिफॉल्ट जो कितना होता आता है है? हमारा 500 mm का स्टार्टिंग हो जाता है। 500 यानी आधा मीटर से हमारा स्ट्रक्चर लगना स्टार्ट हो जाता है। हाँ क्योंकि 300 बाय 300 का हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक जिसपे हमारा स्ट्रक्चर फिक्स होता है। हाँ हाँ। 300 बाय 300 का हमारा ब्लॉक होता है, फाउंडेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारा 100-200 mm का गैप देके 500 mm से हमारा क्लियरेंस लेके स्ट्रक्चर लगना स्टार्ट हो जाता है। 500 से लेके जो रूफ टॉप की बात करें, 500 से लेके 1 मीटर मैक्सिमम 800-900 बस इतना जाता है। 1 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर। और इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर का हाइट होता है तो हम उसको 1.5 से 2 मीटर 2.5 मीटर का स्ट्रक्चर का जो हाइट होता है, जिसे 6 फीट 8 फीट कहते हैं, उसे हम हाई राइज स्ट्रक्चर कहते हैं। हाई राइज स्ट्रक्चर, एलिवेटेड स्ट्रक्चर लिख लेना। जो 6 फीट 8 फीट जो होता है ना, 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर का, उसको हम हाई राइज स्ट्रक्चर कहते हैं। और नॉर्मल ओके। स्ट्रक्चर जो हमारा होता है हाइट, वो हमारा होता है 500 mm से लेके 1 मीटर तक का मैक्सिमम। ये अलग अलग कंडीशन में सर ये लगते होंगे, ये अलग अलग ये हाई कंडीशन राइज। में है, जैसे कि हमारे छत के ऊपर कुछ ब्लॉक है जिनकी हाइट हमारी 600-700 mm है, तो उस कंडीशन में हाँ हमें हाँ। 1 मीटर का देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लॉक नहीं है तो हम इजीली हम कितने पे लगा सकते हैं, इस पे हम 500 पे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वाले छत पे हमारा क्लियर है, कोई ब्लॉक व्लॉक नहीं है। जैसे कि कहीं कॉलम वॉलम होता है तो ऊपर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के छोड़ देते हैं कॉलम का, हम उसको ब्लॉक कहते हैं। तो वो अगर होते हैं, उनकी हाइट होती है लगभग एक ठीक है आधा सर। मीटर 600 mm, तो उस कंडीशन में अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो 800-900 1 मीटर का होता है। क्योंकि वो बहुत सारे छत पे होता है, हम कितना कहाँ कम करेंगे, अगर ज़्यादा कम करेंगे हाइट तो हमारी उसकी शेडो आने लगती है। तो ये ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसा रूफ होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर की हाइट सेलेक्ट करते हैं।
ठीक है सुबोध, हुआ ना क्लियर? सर क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एरे बनाएंगे, कॉपी। इसको कॉपी किया CO कमांड से, यहाँ से उठाया, एरे का ऑप्शन आया, एरे 20, एंटर। 20 हमारे मॉड्यूल लग गए। ठीक है, अब इसको दोबारा, इसका एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के जो हम बीच में गैप होता है, हम उसको पिच लेंथ कहते हैं। पिच लेंथ, हमने इसका अगर पिच लेंथ हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं 7500 यानी 7.5 मीटर, एंटर। ठीक है, इस तरह से इस छत के ऊपर अपने को डीसी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। चालू। और दूसरा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट होता है ना, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, जैसे आपकी हाइट अगर मान लो कि 2 मीटर है, तो जो आपकी शेडो बनेगी ना, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स, यानी आपका हाइट का 1.5 गुना, आपके हाइट का 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना आपका शेडो एरिया बनता है आपका। अगर आपकी हाइट 2 मीटर है, तो आपका जो शेडो एरिया बनेगा वो कितने का बनेगा, आपके चारों ओर से 3 मीटर का एरिया आपका शेडो के अंदर आएगा। अगर वही आपकी हाइट अगर 5 मीटर है, तो आपका जो एरिया है वो कितना एरिया आसपास में कवर करेगा चारों तरफ से। अगर 5 मीटर की हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको उसका आसपास का जो शेडो एरिया पड़ेगा, उसकी शेडो कितने एरिया तक पड़ेगी? बताओ पीयूष, सुबोध बताओ। थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया मेरे को तो। हाँ सर, ऑब्जेक्ट की कंफ्यूजन है हाइट इसमें। जो होती है, मान लो कि आपकी हाइट 2 मीटर है, ओके। हम्म। हाँ, तो आपके जो शेडो बनेगा जमीन के ऊपर, जो आपकी शेडो बनेगी वो कितने एरिया में बनेगी? 2 से ज्यादा ही। 200 तो ज़्यादा बनेगी, तो उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड थंब रूल। थंब रूल होता है उसका, जो आप ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1.5 से। हाँ, ऑब्जेक्ट की 1.5 हाइट गुना को बढ़ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 1.5 से करते हैं। हाँ, 1.5 गुना, यानी आप हाइट का 1.5 गुना एरिया आपके चारों तरफ से उसका ऑफसेट लेना होता है, जो जहाँ ठीक। तक उसकी शेडो पड़ेगी। तो वही अगर आपकी हाइट 2 मीटर है, तो आपका जो शेडो बनेगा कितना एरिया में बनेगा? 2.5। वाई, रीजन क्या? 3.5। भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना कितना आ रहा है? 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 5 आएगा। नहीं नहीं नहीं, सर, 3 आ रहा है। 3 3 3। भाई अंदाजा तीर मत चलाओ, कहीं भी लग सकता है। कैलकुलेट रे- करके तीर चलाओ कि यह सही निशाने पे लगे। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन किसी कंपनी में जब प्रोजेक्ट मिलोगे ना, तो तब नहीं चलेगा, तब कंपनी कहेगी क्या सीख के आए हो। उस टाइम पे फिर वो इंसल्ट टाइप की फील होती है। और ये जो हमने ऊपर मॉड्यूल के बीच में कितना गैप रखा है? अभी हमने 7.5 मीटर का रखा है, स्टैंडर्ड है, साढ़े लेके सात चलो। हाँ, 6 मीटर, 6.5 मीटर, 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर, वो डिपेंड करता है आपका टिल्ट एंगल कितना है। जितना आपका टिल्ट एंगल ज़्यादा होगा, उतनी आपका लॉन्ग शेडो पड़ेगा। जितना आपका टिल्ट एंगल कम होगा, उतनी आपकी जो शेडो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो आपका जो पिच लेंथ है एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में, वो आपका कम हो जाएगा। तो हम ये सिंगल सिंगल रो लगाते हैं, डबल डबल में भी लगाते हैं? आप डबल भी लगा सकते हो, सिंगल भी लगा सकते हो, लेकिन डबल वाले में थोड़ा आपका कॉस्ट, स्ट्रक्चर का हैवी स्ट्रक्चर देना पड़ता है, इसकी वजह से हमारा थोड़ा कॉस्ट में इफेक्ट आ जाता है। अदरवाइज आप सिंगल भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप डबल जैसे लगाओ। ये हमारी कमर्शियल बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है, तो ये इसमें तो हम डबल लगा सकते हैं। आप इसमें डबल लगाओगे क्यों? क्योंकि आपका इसमें अगर डबल लगाओगे, तो इसके पीछे जो हमारा मॉड्यूल है, इसके पीछे एक और टेबल आ जाएगी। हम्म। हमारे पास पीछे सिर्फ एक मॉड्यूल का स्पेस है, तो हम यहाँ पे एक और टेबल लगा देंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी लगना चाहिए, तो आप डबल पे भी डिजाइन कर सकते हो, सिंगल पे भी कर सकते हो। आप सिंगल पे भी करो, डबल पे भी करो, देखो मैक्सिमम कैपेसिटी किस में लग रही है। तो वैसे फर्स्ट ट्राई करो कि आप डबल पे करो। डबल पे अगर आपका जो भी पिच लेंथ है, थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाता है आपका एक टेबल से दूसरे टेबल पे। पिच लेंथ समझे? पहले मैं पिच लेंथ क्या होता है बताने का तरीका, मतलब क्या है पिच लेंथ क्या होता है? जो हमारी स्ट्रक्चर की हाइट होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब पिच शेडो लेंथ, ज्यादा आएगी डबल। पिच लेंथ यानी एक टेबल, जो आगे वाली टेबल है ना, ये पूरी टेबल है। हाँ। इस वाले, इसके सेंटर पॉइंट से
जो पीछे वाली जो टेबल है उसके सेंटर पॉइंट तक कितने लेंथ है हमारी, ये होती है हमारी पिच लेंथ। 7 मीटर रखी ना आपने। पिच लेंथ पहले पता है क्या होती है, पता चला? हाँ सर, डिस्टेंस। हाँ, एक से पहले एक मॉड्यूल का वो पहले जो वाले टेबल, एक सेट है मॉडल उससे नहीं दूसरे भाई, मॉड्यूल। पहले वाले टेबल से पीछे वाले टेबल के बीच में कितना हाँ, डिस्टेंस पहले है। वाले टेबल से। हाँ हाँ। फर्स्ट टेबल 7.5 मीटर। एंड सेकंड टेबल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना, उसको हम पिच लेंथ कहते हैं। तो बहुत हुआ ना यस सर। क्लियर, पिच लेंथ, व्हाट इज द पिच लेंथ? यस यस सर। बताओ क्या होता है पिच लेंथ? ये सर हमने डिस्टेंस। आउटर मॉड्यूल के आउटर बाउंड्री से आउटर लिया है ना, कि सेंटर से सेंटर। आप सेंटर टू सेंटर लोगे तो भी कितना आ रहा है आपका, 7500 आ रहा है, ठीक है। 7500 आ रहा है। अगर आप एंड टू एंड लोगे, इस एंड से इस एंड तक लोगे, पीछे वाले एंड तक, तो भी हमारा कितना आएगा? 75। स्क्रीन नहीं दिखी। स्क्रीन नहीं दिख रही? रुक गए हो। क्यों रुक गई क्या स्क्रीन? हाँ रुक गए। हाँ थोड़ा। अब दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन नहीं दिखी, रुक गई है स्क्रीन। चल रही चल रही। अब दिख रही है? हाँ दिख रही। सुबोध दिख रही। क्लियर है ना? सुबोध सर दिख अब दिखी है। अच्छा ठीक है। आपका एंड टू एंड, ये वाली लाइन जो एंड टू एंड थी, इसका भी देखो कितना आ रहा है आपका पिच लेंथ, 7500 आ रहा है। ये आपका जो पिच लेंथ है वो हमेशा कॉमन रहेगा, एक ही रहेगा, कहीं से भी आप नाप लो, सेंटर टू सेंटर अच्छा ये नापो। नहीं, मैं कह रहा था इसका इसका फर्स्ट वाले का एंड पॉइंट और लास्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं लेते हैं, मतलब 7500। नहीं नहीं, ये नहीं होता। ये तो आपके दो, ठीक एक टेबल से दूसरे बिल्कुल। बीच का डिस्टेंस हो गया ना, लेकिन पिच लेंथ होता है आप जिस पॉइंट से उठाओगे पहले वाले टेबल से, उसी 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 उसके पॉइंट दूसरे पे वाले। दूसरे वाले टेबल पे आपका जो बीच का डिस्टेंस होता है सेम पॉइंट पे, वो होता है हमारी पिच लेंथ। ठीक है, थोड़े ऑप्शन में। ये जो आप कह रहे हो ना, ये इस वाले स्टार्टिंग से और इस वाले एंड से, ये हमारा नहीं होता पिच एंड पे लेंथ। हाँ, मुझे यही लगा था। ये पिच लेंथ नहीं होता, ये बस एक डिस्टेंस होता है, आने जाने का रास्ता होता है एक तरह से, कि आपका इसके इसके बीच में कितना ठीक है। स्पेस है। ये आपका पिच लेंथ नहीं होता, पिच लेंथ होता है आपका ये, जिस पॉइंट से आप आगे वाले टेबल से ले रहे हो वो हमारा कॉमन होना, यानी एक जैसा ही होता है वो। ठीक है, इस तरह से आप इसके ऊपर पहले डीसी कैपेसिटी पूरी फाइंड आउट करो, मैं लोकेशन भेज दे रहा हूँ रूफ की, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कल ये पॉइंट मुझे 101% पक्का या श्योर हूँ, श्योरिटी हूँ कि आप ये चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जी मुझे सर। कल क्लास से पहले पहले मुझे फॉरवर्ड कर देना मॉड्यूल लेआउट की कैड फाइल। और नेक्स्ट टाइम जब भी ठीक है सर। करना तो ये एक्सेल में, एक्सेल अपना जो भी चीज़ अभी नहीं चल रहा है आपके सिस्टम में वो सब इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो। वो क्लास अगर एक बार मिस होगी ना तो दोबारा क्लास रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो चीज़ें बार बार नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे इस क्लास में जो मिस हो गया है वो ये नहीं पता कि अब अगली क्लास में वो जो दूसरा बंदा पढ़ेगा वो चीज़ें उसमें कवर होगा कि नहीं होगा, माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती है। तो जो टाइम पे याद आ जाए तो वो चीज़ें उस टाइम पे कवर हो जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अभी आप दोनों मैं स्क्रीन कह रहा शेयर, था ये मेरे पास स्केचअप वगैरह इसका है, पर वो नहीं है, लॉगिन वॉगिन मांग रहा है, तो वो उसके मैंने लिए कुछ। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया तो था, अच्छा लेट, मैं भेज दे रहा हूँ। अच्छा मेरे पास नहीं है, मेरे पास पीवीसी है मेरे पास लॉगिन, बाकी और कुछ है नहीं। आप भेज दीजिए सर, दोनों की भेज दीजिए दोबारा। मैं ऑटोकैड का, स्केचअप का, दोनों का मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसमें से आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड होने के बाद क्रैक हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे एनीडेस्क पे सिस्टम दे देना, मैं क्रैक कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ये लोकेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ये चीज़ें आज कल परसों एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, 101%।
ठीक है, मैं बना के देता तो जो भी चीज़ करना कंटिन्यू करना, ताकि जो चीज़ें आप कैच करो आपकी कैचिंग पावर बढ़े और जल्दी से जल्दी आप इंडियन सोलर में मूव हो जाओ। ठीक है सर ये सुबोध? मॉड्यूल और लगा देंगे तो पूरे इतना में। लगा के क्या करोगे भाई, छत भरने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। पे चाहिए पूरा, मॉडल लगा के 4। सही है। हाँ, कितना पे नहीं नहीं, पूरे चाहिए? में जहाँ 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 जगह। पीयूष कितना पे चाहिए? अब जितना मिल जाए। 4 मॉडल में कितना मिलेगा यार? 400-500 रुपये मिलेगा बस। छत लगाओगे भरोगे तब जाके थोड़ा बहुत कंपनी देगी एक्स्ट्रा। चलो कोई नहीं, सही बात। प्रैक्टिस करो, मिल जाएगा। ठीक है अपने तरफ ठीक। से मेहनत करोगे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जॉब हाँ दे दो, ये सर। दे दो, वो दे दो, क्योंकि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है। कंपनी खुद यस आपको सर। फॉलो अप करेगी, ढूंढेगी कहाँ पे हो कहाँ नहीं हो। लेकिन वही है कि अगर सही जब बात है। जॉब अपनी, जब हाथ आपने कुछ सीखा नहीं है, कुछ टेक्निकल कोर्स नहीं किया है, तो आप 10 लोगों से कहोगे मेरी जॉब लगवा दे यार, मेरी जॉब लगवा दे यार, मेरी ऐसे कर दे, मेरी वैसे कर दे। तो वही वही चल रहा है सर। अपने आप को इतना वीक मत समझो, अपने जी। आप को स्किल्ड स्किल्ड करो, अपने आप को सिखाओ। सर, कल जो यस आप सर। स्पेक शीट वो स्पेक शीट पढ़ा रहे थे इन्वर्टर वाली, तो वो उतना ही इन सफिशिएंट है पूरा? आप बताओगे मतलब वो एमपीपीटी वगैरह कुछ? अभी तो यार इन्वर्टर का टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं कल घर का जो वो आप, तो मुझे लगा आप वो स्टार्ट किया था तो आपने बताया। ये स्टार्ट तो तो यहाँ किया से था। चलेगा ना भाई अपना। अपना यहाँ से चलेगा तो यहाँ से सर फिर वो कवर कर देंगे शायद। मुझे लगा वो स्टार्ट करा था तो वो खत्म नहीं हुआ, इसलिए पूछा। नहीं नहीं, वो तो एक उनका टॉपिक था पुराने वालों का। ये तो अच्छा, वो बबीता ने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, तब मैं फॉरवर्ड करता, मैं कहा जो पुराने क्लासेस छूट गई हैं मैं उनको आज कवर कर देता हूँ, ताकि ठीक है, मेरी क्लासेस है सारी एक लेवल पे आ जाए। ठीक है सर। तो सर कल ये वाली इसी से फर्स्ट कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। आधा घंटा पहले क्लास ज्वाइन कर लेना, 9 मत करना, 8:30 ज्वाइन कर लेना। लेकिन चीजें ठीक करोगे है। तब, ये नहीं कि ये नहीं करोगे नहीं इतना। सर कल कर देंगे। चलो कोई नहीं यार, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो करेंगे। करोगे